हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे और उसमें अपन ने लास्ट में टॉपिक जो कंप्लीट करा था वो था आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती थी, इन सब के बारे में अपन सब कुछ पढ़ चुके थे। अपन इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अपन इस क्लास में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ने वाले हैं। क्या होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, क्या थोड़ा बहुत अपन ने इंट्रो देख लिया था। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं कि आयरन है, जैसे मैं घर के अंदर बॉल्कोनी का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि बॉल्कोनी अगर आयरन की बनी हुई है तो बॉल्कोनी का जो आयरन आएगा वो कहाँ से आएगा, वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जाता था और वो बालकनी के शेप का थोड़ी निकलेगा। वो आयरन जो होता है वो इम्प्योरिटीज के साथ में आता है। तो उस इम्प्योरिटीज को कैसे हटाते हैं और उसमें से आयरन को कैसे अलग करते हैं वो अपन को पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। ठीक है, एक बार इसको लिख देते हैं टॉपिक को। तो सारे मेटल्स जो होते हैं ना वो अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं। सारे मेटल्स अर्थ की क्रस्ट में मिलेंगे। कोई मेटल एकदम प्योर स्टेट में मिलता है और कोई मेटल बहुत सारी इंप्योरिटीज के साथ में होता है। तो अगर इंप्योरिटीज के साथ में है तो उन इंप्योरिटीज को हटाना पड़ेगा और फिर अपन को उसकी प्योर स्टेट को लेना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ना रिफाइनिंग का, मेटल्स को रिफाइन करने का, उसमें से इंप्योरिटीज को रिमूव करने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, अपन मेटलर्जी ही पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे रिफाइनिंग होती होगी पूरे में, कैसे कैसे मतलब वो रिमूव होता होगा, कैसे कौन कौन से प्रोसेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो अपन मेटलर्जी पढ़ेंगे और ये पूरा प्रोसेस होता है जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, उसमें उसके ओर में से उसको अपन बोलते हैं मेटलर्जी। अब ओर क्या होता है और मिनरल क्या होता है अपन थोड़े बहुत कल डिस्कस करे थे, ये वापस बता देता हूँ। जो नेचुरल स्टेट होती है ना मेटल्स की, जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली जो निकलते हैं, क्योंकि वो नेचुरली तो कभी ना कभी इंप्योरिटीज के साथ में होंगे, वो जो नेचुरल स्टेट है उनको बोलते हैं मिनरल्स। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ऑल मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स का होंगे अर्थ की क्रस्ट में और प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन होगा तो उसको अपन बोलेंगे ओर। ठीक है, तो मिनरल और ओर ऑलमोस्ट एक ही चीज है। बस ऐसे मिनरल जो प्रॉफिटेबली अपन को हेल्प करेंगे या फिर अपन के एक्सट्रैक्शन में अपन को प्रॉफिट दे रहे हैं तो उस वाले मिनरल को अपन बोलेंगे ओर। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास यहाँ पे 7 फीट के नीचे आयरन का एक चीज है, 1 kg आयरन है उसमें, मैं उसको एक्सट्रैक्ट करा और मेरे उसमें ₹1000 लग गए और 1 kg आयरन की भी जब मैंने मार्केट में जाके वैल्यू पूछी तो वो सिर्फ ₹100 का था। तो वो प्रॉफिटेबल हुआ क्या? कंसिडर नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, 900 का लॉस हो गया। तो यही चीज होती है, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो अगर ऐसा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जो प्रॉफिटेबल है, मतलब अपन मिनरल का ऐसा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जो प्रॉफिटेबल होगा, तो उसको अपन बोलेंगे ओर। ठीक है, तो वो होते हैं ओर। अपन ओर के अंदर से मेटल निकालेंगे। ठीक है, तो ओर क्या होता है? ओर क्या होता है? मिनरल्स होता है। ठीक है, जो प्रॉफिटेबल होते हैं। ओर के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटी साथ में होगी, तो ओर के अंदर से अगर अपन इंप्योरिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इंप्योरिटीज को, तो अपन को मिलता है मेटल। ठीक है, तो मेटल कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? उसके ओर में से। पहले उसका ओर मिलेगा, उसमें से इंप्योरिटीज को हटाएंगे, फिर उसमें से अपन को मिलेगा मेटल। तो ओर बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और ओर से अपन को मेटल मिलता है। और ओर क्या होता है? ओर मिनरल्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन में हेल्प होती है उसमें। जो भी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन वाले चीजें होती है, ऐसे मिनरल्स होते हैं, उनको अपन बोलते हैं ओर। ठीक है, तो ये आ गया ओर, ये हो गया मिनरल्स। ठीक है, ये पूरा हो गया। अपन को मेटल्स अपन कैसे मिलेंगे? ओर के अंदर से इंप्योरिटीज को हटाना है और फिर अपन को मेटल मिलते हैं। अब सेकेंड, ठीक है, अब इस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने पता चल गया है कि ओर क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपन को थोड़े बहुत टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे मिट्टी विट्टी लगी हुई होती है ना, जैसे मेरे को मेटल का टुकड़ा मिला, इसमें इम्प्योरिटीज तो है ही, इसके साथ में इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, सैंड के पार्टिकल्स लगे हुए हैं। तो ओर के साथ में बहुत सारी मिट्टी होती है। मिट्टी या फिर सैंड के पार्टिकल्स या डर्ट पार्टिकल्स, डस्ट हो गया या डर्ट हो गया या सैंड हो गया, ऐसी जो भी चीजें होती है उन सबको क्या बोलते हैं? ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज आती है इस फॉर्म में, उनको बोलते हैं गैन। ठीक है, GUE साइलेंट है, सिर्फ उसको गैन ही बोलते हैं। अपन बार बार गैंग वैंग बोलते हैं, फिर मैंने प्रोनाउंसिएशन देखा और नेट पे आता है इसको गैन ही बोलते हैं। तो
ये होती है गैन, और ये क्या होती है, ये जो सैंड होता है, जो डस्ट होता है, जो ओर के अंदर इंप्योरिटीज होती है ना सैंड और इन सब की, उसको अपन बोलते हैं गैन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ओर के अंदर से अगर अपन को मेटल निकालना है तो सबसे पहले गैन को हटाओ, ठीक है, जो भी गैन अपन को उसको हटाना है, सैंड वैंड को हटाना है। फिर ओर के अंदर आयरन के साथ में कुछ और आ गया, जैसे अपन मान लेते हैं अपन आयरन की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आयरन के साथ में इंप्योरिटी आ गई FeCO3, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, तो FeCO3 में से अपन को सिर्फ आयरन चाहिए, तो CO3 को हटाना है। अब CO3 को कैसे रिमूव करेंगे, ये अपन के ऊपर डिपेंड करेगा, अपन उसको हीट करके रिमूव कर रहे हैं या कोई और प्रोसेस से रिमूव कर रहे हैं कि कार्बोनेट अलग हो जाए और आयरन अलग हो जाए। तो अपन बहुत सारे दिमाग लगाएंगे, जो भी अपन को मिलेगा उसमें से। पर एक मेरे को, जैसे मेरे को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर अपन सबने पढ़ा है, उसमें अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या मैं कार्बोनेट को अलग कर सकता हूँ आयरन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से? तो आंसर आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं FeCO3 को लेता हूँ और रिएक्टिविटी सीरीज को देखता हूँ, तो मुझे पता है कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से बहुत ज्यादा है। तो मैं एल्यूमिनियम से इसको अगर रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम इसके साथ में रिएक्ट करके आयरन को अलग करवा देगा। और यही तो अपन का एम था, आयरन अलग हो जाना चाहिए था ना। तो यही पूरी मेटलर्जी होती है। मेटलर्जी में क्या करते हैं, जो भी अपन को एडिशनल इंप्योरिटीज मिल गई है उस कंपाउंड में, जैसे इसमें कौन थी, कार्बोनेट एक इंप्योरिटी थी, तो उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं मेटलर्जी। और एडिशनल इंप्योरिटी सिर्फ केमिकल नहीं होती है, सैंड और ये सब भी इंप्योरिटीज ही थी। तो सैंड और ये तो फर्स्ट स्टेप में रिमूव हो जाता है, और सेकंड स्टेप में केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। तो ये तो अपन ऐसी एग्जांपल लिया। अपन अब पूरा इसको सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे कि आयरन की कैसे होती होगी, कॉपर की कैसे होती होगी, जिंक की कैसे होती होगी, इन सब से। तो इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, सैंड डस्ट और डर्ट हो गया, ये हो गया, ये पूरा अपन को पता चल गया गैंग वैंग क्या क्या होता है ये। अब जैसे अपन को सबके बारे में थोड़ी पढ़ना है कि एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते होंगे, ये सब अपन को सारा नहीं पढ़ना है। तो अपन को सारा नहीं पढ़ने के चक्कर में क्या किया, अपन ने ग्रुप कर दिया कि जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव है उनका उनका एक्सट्रैक्शन एक तरीके से होगा, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है उनका एक्सट्रैक्शन एक तरीके से होगा, और जो सबसे कम रिएक्टिव है उनका एक्सट्रैक्शन अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो अपन ग्रुप बना के करेंगे। एक ग्रुप में एक जने का जैसा हो रहा होगा, बाकियों सबका भी उनके जैसे ही हो रहा होगा। तो इससे क्या होगा, अपन को सबका नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे अपन को एल्यूमिनियम का अलग पढ़ना पड़ रहा है, आयरन का अलग पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ग्रुप बने हुए होंगे, एक ग्रुप में जैसे आयरन का पता है तो आयरन के ग्रुप का जो भी होगा वो सब उसी की तरह से एक्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, काफी सही हो गया वो। तो अपन को ऐसे करके पढ़ना है, ग्रुप बना के पढ़ना है। अब इसमें एक और चीज है, अपन ने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देखी है, और अपन ने ये देखा कि जो पोटेशियम होता है ना, के और Na, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, क्योंकि आग वाग लग रही थी इनमें, पानी में डाल तो आग लग गई, ऐसा करके मतलब बहुत हाईली रिएक्टिव थे। तो अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ये अकेले तो अर्थ क्रस्ट में रहेंगे नहीं, ये कहीं ना कहीं से रिएक्ट करेंगे। तो पोटेशियम और सोडियम जैसे एटम्स होते हैं ना, ऐसे मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होने की वजह से बहुत सबसे रिएक्ट कर लेते हैं। इनके आसपास इनको जो भी मिला, ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, सल्फर मिला तो सल्फर से रिएक्ट कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लिया। तो ये हाईली रिएक्टिव है, इनके साथ में बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी पहले से। और कुछ मेटल्स ऐसे होते थे जो इतने रिएक्टिव नहीं होते थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर भी इतना रिएक्टिव नहीं था, और प्लेटिनम। ठीक है, तो ये जो मेटल्स है ना, ये इतने रिएक्टिव नहीं है, ये अकेले अकेले ही मिलेंगे, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे ना, इतने रिएक्टिव है नहीं है। तो अर्थ क्रस्ट में जनरली जनरली बोल रहा है ना, ये जो होते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म में ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इनको जरूरत ही नहीं रिएक्ट करने की, तो ये अकेले ही मिलते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो होता है वो जनरली अपन को प्योर स्टेट में ही मिलते हैं, ये किसी इनमें ज्यादातर कोई इम्प्योरिटी होती ही नहीं है। तो अगर अपन को गोल्ड मिल गया है कहीं पे कि हाँ इधर जगह पे गोल्ड है, तो अपन को उसको निकालने के बाद में उसकी सफाई करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा गोल्ड ही है। लेकिन अगर अपन को आयरन मिला है तो आयरन की सफाई कराने की जरूरत होगी, क्योंकि आयरन ने रिएक्ट कर लिया होगा जमीन में पड़े पड़े सल्फर के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में, किसी के भी साथ में। पर ये जो चीजें होती है ये इतने रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। बस अपन को निकालना है, थोड़ी बहुत इसमें इंप्योरिटीज होगी वो अपन को सही करवाना होता है, और फिर अपन को रेडी मिल जाता है एकदम, बिल्कुल ये प्योर फॉर्म में होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर लेस रिएक्टिव होने की वजह से प्योर फॉर्म में ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपन को ऐसे ग्रुप बना देना चाहिए कि हाईली रिएक्टिव कौन है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, लीस्ट रिएक्टिव कौन है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और मॉडरेटली रिएक्टिव कौन है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अपने ग्रुप बना दिया। रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही पढ़ना है, के Na
कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये मैंने क्या क्या लिखे हैं, तो ये मैंने आइटम्स लिखे हैं, इनके नाम बताता हूँ। सोडियम, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। ये मैंने इनके नाम लिखे। अब क्या करते हैं, इसमें अपन इनको ग्रुप बना देते हैं। जैसे ये जो होता है ना, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही लिखे हैं। हाईली रिएक्टिव है, फिर रिएक्टिविटी कम हो रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है, और सबसे ज्यादा कम ऐसे हो रही है, रिएक्टिविटी के हिसाब से लिखे हुए सब। तो ये जो सब है ना, ये जो 5 जन है, ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब इनकी अपन को रिफाइनिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत ज्यादा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि इनमें इतनी कितनी इंप्योरिटीज होगी, क्योंकि ये तो रिएक्टिव है ना, सबसे रिएक्ट करके बैठे होंगे। उन सब में से जो भी सबसे रिएक्ट करके बैठे हैं, सबको हटाना है धीरे धीरे। तो ये जो कंपाउंड का ग्रुप बनाया, इनको अपन ने बोल दिया, ये ग्रुप जो है, ये है हाईली रिएक्टिव ग्रुप। क्या क्या, हाईली रिएक्टिव। फिर ये जो 3 है, ये इतने रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। ना तो ये कम रिएक्टिव है, ना ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये मॉडरेट रिएक्टिव है, बीच के हैं ये, मतलब ज्यादा, इतने ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, इतने कम ज्यादा, इतने कम भी रिएक्टिव नहीं है। तो इनको बोल दिया मॉडरेटली रिएक्टिव। फिर आते हैं ये दोनों, कॉपर और मर्क्यूरी। ये क्या है, पहले हाईली रिएक्टिव थे, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव नहीं है ये, तो इनको अपन बोल देते हैं ये लेस रिएक्टिव है। और फिर आता है ये तो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, तो इनको अपन बोल देंगे वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, इनके नाम लिखने की तो जरूरत है नहीं, सबको लगभग सिंबल पता होना ही चाहिए, क्योंकि 10th पेपर आ चुके हैं और बार बार अपने रिएक्शंस लिखने हैं, तो यहीं से आपको सिंबल्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लेस लेस रिएक्टिव, और फिर वेरी लेस रिएक्टिव, अपन ऐसे ग्रुप बना दिए। अब अगर मुझे कैल्शियम को रिफाइन करने आ गया कैसे भी करके, तो कैल्शियम की जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होगा ना, वही प्रोसेस ये सब भी फॉलो कर रहे होंगे जो इसके ग्रुप के हैं। वैसे ही अगर मुझे आयरन की रिफाइनिंग का प्रोसेस आ गया, तो इसी का प्रोसेस का जो रिफाइनिंग होगा वो सब फॉलो करे होंगे, जिंक और लेड भी। और अगर मुझे मर्क्यूरी का आ गया, तो कॉपर की भी रिफाइनिंग मर्क्यूरी की तरह ही होगी। और वैसे ही अगर एयू की तो रिफाइनिंग इनों की जरूरत नहीं, क्योंकि प्योर फॉर्म में ही होते हैं। तो यही अपन को पता चला कि हाँ, इस तरीके से अपन ने ग्रुप बना दिए। अब इम्प्योरिटीज पे आते हैं। इम्प्योरिटीज सबसे पहले क्या था, ओर के अंदर गेन पार्टिकल्स होंगे, उनको अपन को पहले से हटाना है, डस्ट और ये। उसके अलावा भी इम्प्योरिटीज होती है। अब इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती है, वो सब अपन को देखनी है। तो ये तो ग्रुप बना दिया, अब अपन देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज कौन होती है। तो सबसे पहले आता है अपन, सल्फर की इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, नेगेटिव पावर में होती है, इसलिए इसको सल्फाइड इम्प्योरिटीज बोलते हैं सबसे फर्स्ट। अलग दूसरा सेकंड वाला होता है, वो होता है कार्बोनेट, और थर्ड होता है ऑक्सीजन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी अपन देंगे। जैसे मैंने ऐसे बोला कि कोई कंपाउंड है जिसने सल्फर के साथ में रिएक्ट करा, जैसे अपन कॉपर लेते हैं, कॉपर अकेला एक मेटल था जमीन के अंदर, सल्फर आसपास था उसमें, तो सल्फर से उसने रिएक्ट करके ये कंपाउंड फॉर्म कर लिया, Cu2S। तो अपन को अगर एक्सट्रैक्ट करना, तो अपन को तो सिर्फ कॉपर चाहिए ना, इसके साथ में सल्फर थोड़ी चाहिए। तो सल्फर की इंप्योरिटीज कभी कभार आ जाती है, ऐसा एग्जाम्पल के लिए। फिर अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अपन ने बोला कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता था, CO3 2-। तो कोई कंपाउंड है, कोई मेटल है मतलब, तो अपन ने मेटल ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया, जिंक ले लिया, तो जिंक ने रिएक्ट करके ZnCO3 फॉर्म कर लिया, ठीक है, ZnCO3 फॉर्म कर लिया। पर अगर मुझे मेटल जिंक चाहिए, तो उसके साथ में कार्बोनेट थोड़ी चाहिए, तो ये एक तरीके की इम्प्योरिटी है। फिर आते हैं ऑक्सीजन पे। जैसे आयरन नीचे पड़ा था जमीन के अंदर, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया और कुछ कंपाउंड बना दिया, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे अपन कोई और ले लेते हैं, जैसे अपन ने बोला मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी तो जमीन के नीचे ही है। मर्क्यूरी इतना रिएक्टिव नहीं है, पर फिर भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, हर जगह अबंडेंट क्वांटिटी में, तो उसकी वजह से मर्क्यूरी ने भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके HgO फॉर्म कर लिया। तो ये पूरा होया कि अलग अलग इम्प्योरिटीज कैसे कैसे होती है, मेटल्स के साथ में कैसे कैसे ये आती है। तो इसका मतलब ये अपन को पत्थर मिला है, ये जो केमिकल कंपोजिशन होगा उस स्टोन का, वो ये होगा जिंक कार्बोनेट, और इस स्टोन में से अपन को जिंक को अलग करना है। तो जो भी स्टोन में से मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं प्रॉफिटेबली, उसको अपन क्या बोलते हैं, और
तो ये क्या होगा, ये एक ओर है, किसके, ओर ऑफ जिंक है ये। वैसे ही ये एक ओर है, ये किसका ओर है, ओर ऑफ मर्क्यूरी। वैसे ही ये एक ओर है, ये किसका ओर है, तो ये है ओर ऑफ कॉपर। तो अपन को इस तरीके से ओर के हिसाब से नाम पढ़ने होंगे और फिर इनके एक्सट्रैक्शन देखने होंगे कि ऑक्सीजन के साथ में कैसे इसको रिमूव करेंगे, कार्बोनेट अगर आएगा तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, सल्फर आएगा तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अपन को इनमें से जो सबसे ज्यादा, जैसे अपन आयरन की बात करें तो आयरन के साथ में सल्फर भी हो सकता था, कार्बोनेट भी हो सकता था, ऑक्सीजन भी हो सकता था। तो मेनली ये तीन होते हैं, ये इम्प्योरिटीज है, या तो सल्फर होगा या कार्बोनेट होगा या ऑक्सीजन होगा। मेन में जैसे अपन ऊपर से देखते हैं ना, क्योंकि ऐसे तो इम्प्योरिटीज गिनेंगे तो फिर तो 100 से ऐसे निकलेगी, पर अपन को मेन देखना है, मेन कौन कौन होती है, तो वो होती है या तो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ हुआ होता है, या कार्बोनेट से, या फिर सल्फाइड से। तो ये होती है मेन इम्प्योरिटीज। और फिर अपन को पता है कि इम्प्योरिटीज को हटाएंगे तो अपन को प्रॉपर एक प्योर मेटल मिल जाएगा। अब ये ओर है, हर किसी का ओर होता है ना, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे अपन नाम सुनेंगे, एल्यूमिनियम के ओर को बॉक्साइड बोलते हैं, जैसे कॉपर के ओर को चैल्कोसाइड बोलते हैं, आयरन अगर उसके मर्क्यूरी का ओर है तो सिनेबार बोलते हैं। तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, इनके वन वर्ड्स बनेंगे। तो जो अपन की बुक में डिस्कस हुआ है अपन वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ी बहुत एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए अपन थोड़े और भी डिस्कस करेंगे। जो बुक के होंगे बता दूंगा कि हाँ ये बुक के हैं, तो थोड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर बुक के नहीं होंगे तो उनको हटा देंगे। तो इस वाले मतलब जो कॉपर सल्फाइड के साथ में होता है ना, कॉपर सल्फर वाला जो रिएक्शन होता है, इस वाले ओर को बोलते हैं चैल्कोसाइड। ठीक है, ये तो चैल्कोसाइड, ये बुक का नहीं है, ये भी बुक का नहीं है। मर्क्यूरी का जो होता है ये बुक का है, इसको बोलते हैं सिनेबार। ठीक है, ये और होता है मर्क्यूरी का, तो अपन को याद रखना है मर्क्यूरी अगर ऑक्सीजन के साथ में होती है या फिर सल्फर के साथ में। अभी अपन सल्फर के साथ में लेते हैं, एग्जाम्पल तो मैंने उसका लिखा है, और जो सिनेबार है वो ओर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है, पर उस केस में मर्क्यूरी सल्फर के साथ होनी चाहिए। ठीक है, HgS वाला, तो ओर ऑफ मर्क्यूरी HgS होता है, उसको सिनेबार बोलते हैं। यहाँ हटाता है। ठीक है, तो ये सिनेबार होता है, ये पूरा होता है ओर ऑफ मर्क्यूरी होता है, HgS होता है ये ZnCO3 CO2S, ये अलग अलग ओर होते हैं। तो अब अपन को पता चला कि अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, सल्फर वाली होती है, कार्बोनेट की होती है, और ऑक्सीजन की भी होती है। तो सबसे इजी कौन सी इम्प्योरिटी रिमूव करने में, मतलब जैसे ऑक्सीजन को बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं कि उसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होंगे, कि कार्बोनेट को रिमूव करने के बहुत सारे प्रोसेस होंगे, ऐसे अपन को अलग अलग प्रोसेस करने होंगे ना। तो सबसे ईजी कौन है, तो सबसे ईजी कौन सी इम्प्योरिटी होती है, वो होती है ऑक्सीजन वाली। तो ऑक्सीजन कभी भी कंपाउंड में आ गई है तो उसको अपन इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, उसको अपन इजीली हटा सकते हैं रिडक्शन प्रोसेस से या कोई और डिफरेंट प्रोसेस से। तो ऑक्सीजन वाली इम्प्योरिटी बहुत इजी है रिमूव करने में। और कार्बोनेट और सल्फर दोनों बराबर हैं, ऑक्सीजन से हार्ड है इनको रिमूव करना, क्योंकि इनमें थोड़े अलग स्टेप्स होते हैं। तो अपन कभी भी कार्बोनेट वाली इम्प्योरिटीज आती है ना, तो अपन चाहते हैं कि कार्बोनेट से वो पहले ऑक्सीजन में आ जाए, मतलब जिंक कार्बोनेट पहले जिंक ऑक्साइड में बन जाए, क्योंकि जिंक ऑक्साइड को हटाना ज्यादा ईजी है। तो अपन कभी भी कार्बोनेट वाली इम्प्योरिटी आती है या सल्फाइड वाली इम्प्योरिटी आती है, तो अपन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या देखते हैं कि वो कार्बोनेट जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, या सल्फाइड जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, और फिर इसको रिमूव कर देंगे, है ना। तो ये अपन को थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन वाली इम्प्योरिटी इजीली रिमूव हो जाती है। तो अपन आ जाते हैं अपन के फर्स्ट रिमूवेबल प्रोसेस वाले पे, एक फ्लो चार्ट बनाना अपन को, वो भी देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या है, यहाँ पे ओर है, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स के ओर हैं। ओर को तीन टाइप में अपन ने डिवाइड कर दिया, हाईली रिएक्टिव ओर होंगे, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स वाले ओर हैं, जो मॉडरेटली रिएक्टिव वाले हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव वाले हैं। तो इधर बना दिया अपन ने हाईली रिएक्टिव वाले मेटल्स। ठीक है, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे तो सबसे रिएक्ट करके बैठे होंगे, तो उनको कैसे रिमूव करते हैं, उनकी इंप्योरिटीज कैसे हटाते हैं, तो उसका प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब अपन एक कैथोड लेंगे, कैनोड लेंगे, कैथोड की जगह पे अपन हाईली रिएक्टिव वाला मेटल रख देंगे, करंट को पास करवाएंगे, सारी इंप्योरिटीज हट जाएगी, है ना। उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, जो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनकी इंप्योरिटीज कैसे रिमूव होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और फिर अपन को प्योर रिफाइंड मेटल मिल जाता है इसमें। फिर आते हैं जो बीच वाले मॉडरेटली रिएक्टिव वाले। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव वाले कैसे होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव वाले जो होंगे
वो मतलब ठीक ठाक रिएक्टिव है, तो या तो सल्फर के साथ में मिल रहे होंगे या फिर वो कार्बोनेट के साथ में मिल रहे होंगे। तो मॉडरेटली रिएक्टिव वाले या तो सल्फर वाले और होंगे, सल्फर वाले और होंगे, या फिर वो कार्बोनेट वाले होंगे। ठीक है, सल्फर वाली इंप्योरिटीज जो होती है उसका रिमूवल जो प्रोसेस होता है, सल्फर वाली इंप्योरिटीज आ गई तो सल्फर वाले की कैसे हटाएंगे, सल्फर को मेटल को अलग से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसका प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो कभी भी सल्फर वाली इंप्योरिटीज आ गई तो कौन सा प्रोसेस को एग्जिबिट करना है, रोस्टिंग को। ये अपन वापस पढ़ेंगे कि रोस्टिंग क्या होता है, इसको पूरा प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, वो सब। बस अपन एक फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं कि अपन को ये पढ़ना है। तो ये सल्फर को कैसे करोगे, रोस्टिंग की हेल्प से। रोस्ट करते हैं ना, रोस्ट देखा कभी किसी को रोस्ट करते हुए। और कार्बोनेट, कार्बोनेट को कैसे हटाएंगे, तो उसका प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन करोगे तो कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में, और इसमें रोस्टिंग करोगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। तो ये अब आ जाएंगे दोनों मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड को अपन नॉर्मली जनरली हीट करते हैं, हीट करते ही मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर मिल जाएगा अपन को प्योर मेटल। ठीक है, प्योर मेटल। तो ये आ गया मॉडरेटली रिएक्टिव वाले। अपन का जो मेन एम है ना वो इन्हीं को पढ़ने का है, मॉडरेटली रिएक्टिव वालों को, क्योंकि यही मतलब थोड़े दो प्रोसेस में इंक्लूड हो रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक ही स्टेप है, पूरा खत्म हो जाएगा, उसका रिफाइनिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें दो स्टेप है, पहले अपन कार्बोनेट को रिमूव करेंगे, फिर अपन मतलब उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलेंगे, फिर ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड को रिमूव करेंगे, फिर वो जाके मेटल मिलेगा अपन को। तो ये दो स्टेप हो गए। तो मॉडरेटली रिएक्टिव वाले को अपन थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे और थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। और लास्ट में आता है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मतलब कौन हो गए, जो सबसे नीचे वाले ग्रुप पे थे ना, लेस रिएक्टिव है, वेरी लेस रिएक्टिव वाले, वो वाले। तो लीस्ट रिएक्टिव जैसे सिल्वर और जो गोल्ड है वो तो जनरली प्योर फॉर्म में ही मिलते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव मेनली कौन कौन आ गया, कॉपर और मर्क्यूरी। जैसे अपन यहाँ लिखा था ना, कॉपर और मर्क्यूरी कहाँ लिखा था, यहाँ पे। ये तो वेरी लेस रिएक्टिव है ना, ये तो जनरली प्योर फॉर्म में मिलते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ये दोनों, कॉपर और मर्क्यूरी। तो इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता होगा वो देख लेते हैं। तो कॉपर और मर्क्यूरी जनरली ऑक्सीजन से रिएक्ट करे हुए होते हैं, और ऑक्सीजन को रिमूव करना बहुत इजी होता है। उसको अपन सिंपल हीट करेंगे, ऑक्सीजन हट जाता है, मतलब वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जैसे अपन ऐसे बोल रहे हैं CuO था, गर्म करा तो कॉपर अलग हो गया, O2 अलग हो गया, मतलब बहुत ईजी प्रोसेस था ना, गर्म करते ही वो अलग अलग हो गए। तो जनरली ऐसा होता है, पर कभी कभार सल्फर के साथ में भी इंप्योरिटीज आ जाती है। तो अगर सल्फर वाली आ गई है तो अपन पहला स्टेप क्या करेंगे, सल्फर वाली इंप्योरिटीज कभी भी आती है तो अपन उसको रिमूव कैसे करते हैं, रोस्टिंग करके, रोस्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा रिमूवल बाय रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग करने से क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगी, मेटल ऑक्साइड बन जाएगी तो उसको हीट करेंगे और फिर फाइनली अपन को मिल जाएगा प्रॉपर मेटल। तो ये सब अपन को पढ़ना है। अब अपन को ग्रुप बना दिए अपन ने, अपन को अब मॉडरेटली रिएक्टिव पढ़ना है, फिर लीस्ट रिएक्टिव पढ़ना है, और फिर ये हाईली रिएक्टिव वालों के बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो ये तो मतलब अपन का फ्लो चार्ट है कि अपन को ये पढ़ना है। ठीक है, उसको एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और जो थे वो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, हाईली रिएक्टिव वाले, मॉडरेटली रिएक्टिव वाले और लीस्ट रिएक्टिव वाले। और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो इतना इजीली वो हो जाते हैं क्योंकि वो जहाँ तो सल्फर के साथ में होते हैं, ऑक्सीजन के साथ में होते हैं, इजीली अपन उसको रिमूव कर लेंगे। हाईली रिएक्टिव वालों को इलेक्ट्रोलाइसिस से रिमूव करेंगे, और मॉडरेटली रिएक्टिव वालों के पास में दो तरीके हैं। सल्फाइड अगर और है, सल्फाइड वाला तो अपन रोस्टिंग करेंगे, और कार्बोनेट वाला और है तो अपन कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक है, तो अपन बस हो गया ये प्रॉपर्टीज सारी। अपन स्टार्ट करते हैं किसी एक का, इम्प्योरिटीज का रिमूवल कैसे होता है, पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ते हैं किसी एक का। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं लीस्ट रिएक्टिव वालों से, लीस्ट रिएक्टिव इजी होंगे ना, इससे स्टार्ट करते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव मैंने स्टार्ट करा मर्क्यूरी से। ठीक है, मर्क्यूरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वो मिलता है अपन को किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। पर जो अगर उसके अपन और देखेंगे ना, अर्थ के क्रस्ट में जो होता है वो होता है सॉलिड स्टेट में। तो मर्क्यूरी कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, अर्थ के क्रस्ट में। और अगर सॉलिड स्टेट में है उसके बाद में कोई इंप्योरिटीज भी होगी, तो सबसे पहली इंप्योरिटीज तो आती है गैन, गैन को हटा देंगे अपन। फिर आता है सेकेंड, उसके साथ में या तो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ होगा या फिर वो सल्फर से रिएक्ट हुआ होगा। तो वो जो कौन होता है, तो वो होता है सल्फर से रिएक्ट हुआ हुआ। तो ये है अपन के पास में प्रेजेंट अपन उसका, और ये है। अब इसमें से मेरे को क्या करना है, Hg को अलग करना है, Hg को अलग करवाना ना। तो ये जो पूरा है
इसको अपन क्या बोलेंगे, तो ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं सिनेबार। ठीक है, ये है सिनेबार। अब मेरे को इसमें से क्या करना है, इसमें सल्फर को हटा के Hg को अलग करवाना है, S को अलग करवाना है। तो सल्फर वाली जो इम्प्योरिटीज होती है ना, वो इजीली रिमूव नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं HgO में, मर्क्यूरी ऑक्साइड में, तो ये सिंपल हीटिंग पे अलग अलग हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि मैं HgS को कन्वर्ट कर दूं किसमें, मर्क्यूरी की ऑक्साइड में, तो फिर इजी रहेगा थोड़ा। तो अपन फर्स्ट स्टेप यही करेंगे, अपन इसको बहुत तेज हीट करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, इतने हाई टेम्परेचर पे कि वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। इतना हाई टेम्परेचर मतलब 5000 डिग्री सेल्सियस, इससे भी ऊपर के। तो ये हो गया। तो अपन ने हीट करा इसको किसके प्रेजेंस में, एक बार अपन पूरा लिख देते हैं, मेटलर्जी ऑफ Hg। ठीक है, Hg मतलब मर्क्यूरी है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डीप हीटिंग। ठीक है, डीप हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट स्टेप होता है ये। कौन सा अपन ले रहे हैं, अपन HgS को करवा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, HgS को अपन रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, बहुत तेज हीट करवाया, बहुत ज्यादा प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करवाया। और अपन ने क्या देखा कि मर्क्यूरी जो था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके HgO बना लेता है, और सल्फर इसका अलग से हट के वो बना देता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हीट करते हैं तो अपन को ये प्रोडक्ट मिलता है HgO और SO2। अब क्या हुआ, HgS जो था ना वो कन्वर्ट हो चुका है मर्क्यूरी ऑक्साइड में। तो सल्फर वाली इंप्योरिटीज और ऑक्सीजन वाली इंप्योरिटीज में ज्यादा इजी रिमूवल कौन सी वाली इंप्योरिटीज होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन वाली बहुत इजीली रिमूव हो जाएगी। तो अपन को अब इसको हटाना है। ठीक है, HgO वाले को। अब आते हैं HgO को कैसे रिमूव करेंगे अपन। तो HgO क्या होता है, वो सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसी पे लिख देते हैं अपन। HgO को अपन को नॉर्मली थोड़ा सा हीट करना है, मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है इसका। तो इस तरीके से अपन को क्या मिला, Hg से अपन को प्रॉपर Hg मिल गया। अब ये मेटल प्योर फॉर्म में, और ये कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में, है ना। तो ये पूरा होता है मेटलर्जी प्रोसेस ऑफ मर्क्यूरी। सिनेबार क्या था, उसका अपन को नाम पता होना चाहिए, कैसे प्रोसेस को रिमूव करा, कैसे हटाया, ये सब अपन को थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो तो इजीली रिमूव हो जाते हैं। अगर थोड़ा मॉडरेटली रिएक्टिव में जाएंगे तो थोड़े अलग स्टेप्स होंगे, वो सब भी अपन देखेंगे। और कॉपर का भी यही पूरा प्रोसीजर है। कॉपर के जो रिएक्शन होते हैं वो अपन कल डिस्कस करेंगे वापस से। अभी के लिए अपन इतना ही करते हैं, टाइम हो गया वैसे। तो ये सब पूरा होता है रिमूवल प्रोसेस, या फिर इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, वो सब ये होता है। अपन ने लीस्ट एक्टिव का देखा है। लीस्ट एक्टिव में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सल्फाइड अगर और आ गया है तो उसकी रोस्टिंग कर दो और ऑक्साइड बना दो, और ऑक्साइड को रिमूव कर लोगे इजीली सिंपल हीटिंग पे। तो वही करा अपन ने, सिंपल हीटिंग करा, उसका अलग अलग हो गया। और कल अपन क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे कॉपर की इंप्योरिटीज कैसे रिमूव करनी है, और मॉडरेटली रिएक्टिव वाले कैसे अलग अलग होते होंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज़ बताइए क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उस पर मेहनत करेंगे, उस पर वर्क करेंगे ताकि सेशन अच्छे हो जाए। ठीक है।